नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तराखंड में 3 दिवसीय स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम के मौके पर सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई है। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। साथ ही प्रदेश के शहरी विकास एवं आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। भाजपा विधायक खजन दास और उमेश शर्मा काउ समेत आला अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पूरे राज्य के अंदर हमने 3 दिन का ये स्वच्छता अभियान चलाया है। इसमें हमारे सभी सार्वजनिक स्थान हैं, जहाँ पर कूड़ा होता है वो स्थान है, महापुरुषों की मूर्तियाँ हैं, वहाँ पर सब लोग सब जगह सभी विभाग मिलकर ये स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं। इसके पीछे हमारा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, उसके तहत पूरे राज्य के अंदर स्वच्छता हो, यह हमारा संकल्प है। इसमें हमारी पंचायतें भी आगे आ रही हैं, बहुत सारे हमारे सामाजिक संगठन भी आगे आ रहे हैं। हल्द्वानी में एक अभिनव प्रयोग भेड़ी सेना के माध्यम से हुआ है और उन्होंने लोगों को इस दिशा में बहुत प्रेरित किया है, जिससे यूजर चार्ज भी बढ़ा है, अन्य स्थानों पर भी बढ़ा है। ये केवल सरकारी कार्यक्रम न हो, ये कार्यक्रम मैं सबसे अपील करूँगा कि ये जन जन का कार्यक्रम हो, सबकी सहभागिता हो। और चूँकि हमारा राज्य पर्यटन के क्षेत्र में पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, इसलिए स्वच्छता हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसको ध्यान में रखकर सरकार भी प्राथमिकता से काम कर रही है। मैं सभी से कहूँगा कि सब लोग इस अभियान में जुड़ें। साथ ही क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के नाम एक संदेश दिया है, एक पेड़ माँ के नाम। उसमें मैं भी अनुरोध करूँगा कि सभी लोग एक पेड़ जरूर इस मानसून के सीजन में रोकें। वही खबर देहरादून से है, जहां इस बार देश 15 अगस्त 2024 को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। वहीं इस मौके पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ध्वज फहराया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। वहीं परेड ग्राउंड में सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने परेड ग्राउंड पहुंचकर विधि व्यवस्था का जायजा लिया और उन्होंने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ध्वज फहराएंगे और उत्तराखंड अपनी सांस्कृतिक विरासत को दिखाते हुए भव्य झांकियां भी निकालेगा। पंद्रह अगस्त हर वर्ष की भांति इस साल भी जो है यहाँ परेड ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है और यहाँ पे राज्य स्तर का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। तो अब की बार भी 10 बजे का समय है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके लिए इन्विटेशन कार्ड बन गए हैं और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, जिसमें माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण एवं अन्य महानुभावों को आमंत्रण पत्र प्रेषित कर दिए गए हैं। परेड ग्राउंड में भी लगभग सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इसके अलावा इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पे जो ये तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम और साथ में नशा मुक्ति उन्मूलन अभियान जो चल रहा है, उसकी कार्रवाई भी हो रही है। उसमें विभिन्न विभागों के द्वारा जो है तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजेस में जो है नशा मुक्ति अभियान भी किया जा रहा है। तो 15 अगस्त की जो सभी तैयारियां वो पूरी हुई है। उसके साथ में जो है तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा और जो हमारा ये नशा मुक्ति उन्मूलन अभियान है वो भी सब साथ में चल रहा है। 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारी चल रही है। 15 अगस्त के लिए पूरी तैयारी देहरादून में यहाँ पर हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के परेड मैदान में राष्ट्रध्वज को सजाने का काम करेंगे। इस दौरान सजाने का काम जो है वो अंतिम चरण में यहाँ पर चल रहा है। पूरी तरीके से परेड मैदान को सजाने का काम यहाँ पर हो रहा है और जिस तरीके की तैयारी यहाँ पर हो रही है, तो ऐसा में समझा जा सकता है कि जो हर्षोल्लास है वो पूरे प्रदेश में देखने मिल रहा है। राजधानी देहरादून में भी लोगों में इस स्वतंत्रता संग्राम दिवस को लेकर, स्वतंत्रता दिवस को लेकर बड़ा उल्लास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। सभी वीआईपी यहाँ पर आएंगे, सभी वीआईपी यहाँ पर आएंगे। राज्य आंदोलनकारी
और उनके जो शहीदों के जो परिजन है वो यहाँ पर आएंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके जो परिजन है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल यहीं से परेड मैदान से राष्ट्रध्वज को फहराते हुए प्रदेशवासियों के नाम संदेश करेंगे। जो सरकार की जो योजनाएं हैं, प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन योजनाओं को बताने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। सरकार क्या कुछ प्रदेश के विकास के लिए सोच रही है, किस तरह का रोडमैप बना रही है, उसकी झांकी भी कल यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कह सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। सभी लोग हर्षोल्लासित है। अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि कल जैसे ही समय आएगा, कल 10 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी देंगे। कैमरामैन नसरुल्लाह के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइट, देहरादून। खबरों बढ़ते आगे। देश में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस की रणनीति बनाने का दौर लगातार जारी है। दिल्ली में बीते दिन कांग्रेस की हाई लेवल बैठक हुई। बैठक में समस्त प्रदेशों के अध्यक्ष और महासचिव मौजूद रहे। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक ली गई, जिसका मुख्य मकसद था आगामी चुनाव और संगठन की मजबूती। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अध्यक्षता में कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भी उपस्थित थे। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्रीगण और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण उपस्थित थे। उसमें पार्टी की भावी रणनीति के ऊपर विचार विमर्श हुआ और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सेबी में घोटाला हुआ है उसकी जांच कराने की मांग की गई है और ईडी कार्यालयों का 22 अगस्त को पूरे देशव्यापी एक आंदोलन चला जाएगा और पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ ईडी कार्यालय हैं वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे और सरकार की ईट सीट बजाने। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में उपचुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव है, निकाय चुनाव है। इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मंथन कर रही है और मंथन का दौर लगातार जारी है। बैठक का दौर लगातार जारी है। सियासी हलचल तेज है, लेकिन ऐसे में दिल्ली में बीते दिन कांग्रेस की हाई लेवल बैठक की गई है। बैठक में समस्त प्रदेशों के अध्यक्ष और महासचिव मौजूद नजर आए। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक ली गई, जिसका मुख्य मकसद आगामी चुनाव और संगठन की मजबूती को मजबूत करना था। तो सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी की तरफ। अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, हाई लेवल बैठक होती है कांग्रेस की दिल्ली में, क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है इसको लेकर? देखिए, पहले को उत्तराखंड कांग्रेस के विधायकों की एक बैठक यहाँ पर होती है। प्रदेश प्रभारी की तरफ से बैठक यहाँ पर ली जाती है। प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक इस बैठक में मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहे। संगठन ने किस प्रकार अब तक का कामकाज यहाँ पर किया है, आगामी दिनों के लिए संगठन की किस प्रकार की रणनीतियाँ हैं, क्योंकि प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं, केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव होना है, पंचायत चुनाव होना है। तो ऐसे में जो जीत का मोमेंटम बना हुआ है, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता इस समय उत्साहित नजर आ रहे हैं, वो कैसे और उत्साहित यहाँ पर रह सकते हैं ताकि इन चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत यहाँ पर हासिल हो सके। जो जीत बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में और मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली थी, उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर हुई है। 2027 के लिए कैसे अभी से ही विपक्ष मजबूत यहाँ पर हो सकता है, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर हुई है। उसके बाद दूसरे दिन ये कह सकते हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के सभी प्रदेश अध्यक्षों के साथ, प्रदेश प्रभारियों के साथ बैठक यहाँ पर करते हैं। चुनावों को लेकर रणनीति यहाँ पर होती है, खासतौर पर संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने भीतर जो अन्य प्रदेशों के लिए जो पर्यवेक्षक यहाँ पर भेजे थे, उन सभी पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ पर सौंपी है। संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है, संगठन में कौन कौन सी कमियां, उन सब चीजों को लेकर दिशा निर्देश देने का काम यहाँ पर किया गया। और जो सूत्र बता रहे हैं, जो पार्टी विधायकों से बातचीत यहाँ पर हुई है, ऐसे में संगठन की बहुत सारी कमियां कांग्रेस पार्टी के भीतर देखने को मिल रही है, जिन पर विधायकों की तरफ से भी या प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी सवाल खड़े करने का काम यहाँ पर किया गया। उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर हुई है।
कांग्रेस आगामी दिनों में कैसे और मजबूत यहाँ पर बन सकती है, मजबूत विपक्ष कैसे जनता के दिलों में यहाँ पर पुनः अपना स्थान बना सकते हैं, उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर हुई है। दिशा निर्देश देने का काम यहाँ पर किया गया। तो ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस आगामी दिनों के लिए अपना रोड मैप बनाने का काम यहाँ पर कर रही है और अभी से ही उन सभी नेताओं की जिम्मेदारी तय करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है जिनके ऊपर संगठन की जिम्मेदारी है और जो पार्टी की रीति नीति जनता के बीच पहुंचाने का काम यहाँ पर करेंगे। संगठन के कार्यक्रम क्या कुछ रहेंगे, उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर हुई है। जी बिल्कुल अब है, क्योंकि एक अहम बैठक मानी जा रही है, चुनाव नजदीक है, सियासी हलचल तेज है, तो ऐसे में बेहद देखना दिलचस्प होगा अब है कि क्या कुछ आगे कांग्रेस रणनीति तैयार करती है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब जिस तरीके से चुनाव है उसको लेकर बैठक का दौर भी लगातार जारी है और बैठक को लेकर कांग्रेस लगातार अपनी रणनीति तैयार कर रही है। खबर बढ़ते आगे, खबर देहरादून से आ रही है, जहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की दिल्ली में हो रही बैठकों पर बीजेपी ने व्यंग कसना शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को भी कभी भी पहाड़ की चिंता नहीं रही, इसलिए बैठक प्रदेश में करने के बजाय दिल्ली में कर रही है, क्योंकि दिल्ली की चिंता कांग्रेस को ज्यादा है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा के सांसदों ने प्रदेश जीत के मुद्दों को सदन में उठाने का काम किया है, जबकि कांग्रेस सत्ता में रहते हुए कभी ऐसा काम कर नहीं पाई। देखिए, अगर कांग्रेस को इतनी ही पहाड़ की चिंता होती तो उनकी बैठक दिल्ली में ना होती, उनकी प्रभारी यहाँ के विधायकों को बुला करके और संगठन के लोगों को बुला करके दिल्ली में बैठक न करती, मंथन ना करती। मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रदेश की पीड़ा से ज्यादा दिल्ली की पीड़ा में व्यस्त है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे सांसद हैं जो बन करके यहाँ से गए हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन संसद में उन्होंने उठाने का काम किया है। यहाँ की जो आपदाएं आई है उनके बारे में चर्चा करने का काम उन्होंने किया है, चाहे हमारे बलूनी जी हो, महेंद्र भट्ट जी हो, नरेश बंसल जी हो, अजय टमटा जी हो, तमाम भट्ट जी हो, इन सब ने मिलकर के जो है उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके बारे में जितना ज्यादा संसद में बोला होगा, मुझे लगता है कि कांग्रेस के किसी भी सांसद ने वहां नहीं बोला होगा। और कांग्रेस के पास तो काम ही कुछ नहीं बचा, केवल और केवल आरोप और प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब उनके सांसद थे तो उन्होंने कितनी उस उत्तराखंड की पीड़ा की बात करी, उन्होंने कितनी पहाड़ों की बात करी। वही खबर देहरादून से है, जहां गैरसैंण में होने जा रहे मॉनसून सत्र को लेकर कांग्रेस ने सत्ता पक्ष पर जुबानी हमला बोला है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी की माने तो बिजनेस न होने के हवाला देकर सत्ता पक्ष में जनहित के मुद्दों से बचना चाहती है, इसलिए उनके द्वारा कम दिन का सत्र आहूत किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पहला दिन श्रद्धांजलि देने में खत्म होगा, ऐसे में बचे हुए 2 दिन के भीतर कैसे जनहित के सैकड़ों प्रश्नों को उठाया जाएगा। बिजनेस नहीं है के नाम पर जो सत्र की अवधि कम रखी जाती है वो बहुत शुद्ध करने वाला है। उत्तराखंड की जनता लालायित रहती है और इंतजार करती है कि सत्र होगा और उसमें उनकी क्षेत्रीय समस्याएं, उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को उठाया जाएगा। तमाम जो मामले हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था से जुड़े हुए मामले हों, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले हों, पर्यावरण से जुड़े हुए मामले हों, आपदा से जुड़े हुए मामले हों, जंगलों से जुड़े हुए मामले हों, ये सारे सत्र में ही तो उठते हैं। ये जनप्रतिनिधि इसलिए चुने जाते हैं कि ये सदन से सड़क तक अपनी क्षेत्रीय जनता की बात को उठाएंगे। लेकिन देखने को कुछ और ही मिल रहा है कि 3 दिन का सत्र है। पहले दिन जो है शैला रानी जी को दिवंगत हमारी जो विधायक हैं उनको श्रद्धांजलि देने में चला जाएगा, दूसरा दिन राज्यपाल जी के अभिभाषण में चला जाएगा और एक दिन बचेगा। अब एक दिन में 70 विधानसभाओं की समस्याओं को कब मंत्री सुनेंगे और कब जवाब देंगे। देवभूमि समाचार में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देवभूमि समाचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे, अक्सर चर्चाओं में रहने वाले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। कई बार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर या बयान देकर हरीश रावत सियासत गरमा देते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। हरीश रावत की बीजेपी की अंदरूनी सियासत को लेकर सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। हरदा की बीजेपी के अंदरूनी सियासत को लेकर सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट पर सबकी नजर पड़ी। भाजपा नेताओं की इन दिनों दिल्ली दौरे को टारगेट करते हुए लिखी गई इस पोस्ट में रावत ने कहा कि दिल्ली दौरे में उनको जानकारी मिली कि उत्तराखंड के
सांसदगण बड़ा दबाव बनाए हुए हैं। रावत ने कहा कि बीजेपी में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, अब क्या है भगवान जाने, लेकिन नीचे परिवर्तन करते रहो और ऊपर जमे रहो, ये भाजपा का राजनीतिक मंत्र है। वहीं हरदा के इस बयान से बीजेपी नेताओं में आक्रोश है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि हरीश रावत का पूरा राजनीतिक जीवन ही अनिश्चितता में रहा है। जब नारायण दत्त तिवारी सरकार रही तो वो अस्थिर करते रहे। भाजपा में इस समय जो लट्ठम लट्ठ हो रही है अंदर, उसको बाहर दिखाने की कोशिश नहीं, दबाने की कोशिश हो रही है, मगर बहुत मारामारी हो रही है और उस मारामारी का असर दोनों राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा है। और जो मैंने सुना उसका तो मैंने एक अंश मात्र कहा, लेकिन हकीकत उससे कुछ ज्यादा है। और ये भाजपा वालों के चेहरे को देख करके भी अंदाज लगाया जा सकता है। कुछ लोग मायूस से हैं, तो कुछ लोग संघर्ष की मुद्रा में हैं, तो कुछ लोग दूसरे भाव। देखिए, हरीश रावत जी का राजनीतिक जीवन ही अनिश्चितताओं में रहा है। स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी की जब सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, तो उनको ये आए दिन अस्थिर करते रहे। स्वयं मुख्यमंत्री रहे तो अस्थिरता के दौर में रहे, और अब भी उनको वही दिखाई देता है। किसी ने कहा भी है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी वैसी। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये एक जीवंत पार्टी है। पार्टी डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में है। हम अपने राजनीतिक और सामाजिक दायित्व को समझते हैं। जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए एकजुट होकर काम करते हैं, वही हम सब कर रहे हैं। उनको उसमें कहीं अस्थिरता ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, उनको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि वो हमेशा अस्थिरता के दौर में रहे हैं, इसलिए वो उसी तरह से चीज़ों को देखते हैं, पर ये सब चीज़ें उनको निराश करने वाली है। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य रामनगर पहुंची, जहां उन्होंने रामनगर वन विभाग के सिटी फॉरेस्ट क्षेत्र के नगर वन में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में हिस्सेदारी करते हुए वृक्षारोपण किया। इस दौरान वन विभाग के अधिकारियों के साथ ही कई बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने सभी लोगों से प्रधानमंत्री की इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की अपील भी की। तो वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने खेल और युवाओं को अधिक प्रोत्साहित करने के लिए आज कैबिनेट में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट को मंजूरी दे दी है। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रत्येक नागरिक से इस सावन माह में एक अपील करी है कि हम एक पेड़ माँ के नाम जरूर रोपित करें, क्योंकि जिस प्रकार से माँ हमेशा देने का काम करती है, ठीक इसी प्रकार से एक पौधा जब वृक्ष बनता है तो सदैव देने का काम करता है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए होना बहुत आवश्यक है। तो उनके आह्वान को पूरा करने के लिए आज रामनगर नगर वन में आज आने का अवसर मिला, और यहाँ अपने मंडल अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक प्रमुख से लेकर अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ में एक पेड़ मां के नाम रोपित किया गया है। निश्चित रूप से वह इस बात का स्मरण है कि आने वाले समय में यही पौधा पेड़ बनेगा, और पेड़ बनने के साथ में निश्चित रूप से जो एक वृक्ष के द्वारा जो पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा की जाती है, वह दायित्व का निर्वहन होगा। तो मैं समझती हूँ कि आज उस कार्य को करने का मुझे अवसर मिला है। वहीं उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं। दरअसल मंत्रियों द्वारा हर महीने दी जाने वाली रिपोर्ट मुख्यमंत्री को नहीं मिल रही, जिस पर मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को रिमाइंडर भेजा है। सीएम के क्रियान्वयन विभाग द्वारा सरकार के सभी मंत्रियों को पत्र लिखकर यह याद दिलाया गया है कि वह आचार संहिता हटने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय को अपनी रिपोर्ट जमा नहीं करवा रहे। विभाग के सचिव दीपक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिसंबर 2022 में यह पहल शुरू की थी, जिसमें सभी मंत्रियों द्वारा अपने हर महीने भर की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को पेश करनी होती थी। इस रिपोर्ट में मंत्रियों को अपने प्रभारी जिलों में दौरे, सरकार जनता के द्वारा
अनुशासित प्रदेश, भय मुक्त समाज जैसी तमाम योजनाएं हैं जिन्हें मंत्रियों द्वारा जिलों में इंप्लीमेंट करवाना जाना था। उन्होंने बताया कि इस साल जनवरी और फरवरी तक सभी मंत्रियों की रिपोर्ट कार्यालय को प्राप्त हुई है, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद केवल कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट ही विभाग को मिली है। देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।